झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम जो आज भी देशभक्ति की मिसाल बना हुआ है। वो घोड़े पर सवार, तलवार दोनों हाथों में लिए अपने दुश्मनों को चारों खाने चित्त कर रही तस्वीरें देखकर आज भी दिल गर्व से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब कहा जाता था कि महिलाएं केवल घूंघट के पीछे रहने के लिए बनी हैं, पर इस सोच को बदलने के लिए आई रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़काई कि अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे। सालों से भारत अंग्रेजों की गुलामी झेल रहा था, लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में उतरी तो उनकी तलवार की चमक से दुश्मन भी सहम गए। उनके साहस, शौर्य और बलिदान की कहानी हर भारतीय के दिल में आज तक बसती है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता तो पढ़ी होगी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी, सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह क्रांति आखिर कैसे शुरू हुई? इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा उस दौर में जब अंग्रेजी सत्ता अपने चरम पर थी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिश सत्ता भारत पर पूरी तरह हावी हो गई थी। 100 सालों तक अंग्रेजों ने भारत को लूटा, निचोड़ा और शोषण किया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा उनके बचपन के बारे में बता देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। हालांकि कई पुस्तकों में उनका जन्म 1828 भी लिखा मिलता है, लेकिन सही तिथि 1835 ही मानी जाती है। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। उनके पिता मोरपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में सलाहकार थे और माता भागीरथी सपरे एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनके परिवार में सब कुछ खुशहाली से चल रहा था, लेकिन नियति ने बचपन में ही उन्हें एक कठिन परीक्षा दे दी। जब वह मात्र 4 वर्ष की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता उन्हें बिठूर ले आए, जो कानपुर के पास स्थित था। बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय का दरबार था और वहीं मणिकर्णिका का बचपन बीता। बचपन से ही वह आम लड़कियों से अलग थी। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखने का जुनून था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र में महारत हासिल कर ली थी। यही कारण था कि आगे चलकर वह झांसी की रानी बनी और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुई। बचपन में मनु के 2 सबसे करीबी दोस्त थे, एक नाना साहेब और दूसरा तात्या टोपे। नाना साहेब मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। जब अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी तो उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया। वहीं तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के विश्वास पात्र थे, कुशल रणनीतिकार, युद्ध कौशल में निपुण और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नायक। मनु, नाना साहेब और तात्या टोपे ये तीनों बचपन से साथ खेले, शरारतें की, लेकिन नियति ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन यही तीनों अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में छबीली भी कहा जाता था। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अपनी सुंदरता और चुलबुलापन से वह हर किसी का दिल जीत लेती थी। वह बचपन से ही महाराज शिवाजी, महाभारत और रामायण की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी। इन कहानियों ने उनके मन में देशभक्ति और साहस की भावना भर दी। ऐसा कहा जाता है कि जब मनु छोटी थी तब एक ज्योतिषी ने उनके पिता से कहा था कि आपकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है, वह एक दिन रानी बनेगी। लेकिन लोगों को उस समय कहाँ पता था कि यह कोई आम रानी नहीं बल्कि यह रणभूमि की महारानी बनने वाली थी। मनु धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 1850 में मात्र 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से कर दी गई। अब मनु कानपुर की छबीली से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी थी। झांसी की प्रजा ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया और रानी भी पूरी निष्ठा से झांसी की रक्षा और शासन में जुट गई। वहीं 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पूरा राज्य इस खुशी से आनंदित था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। महज 4 महीने बाद ही दामोदर राव की मृत्यु हो गई। इस दुख ने राजा गंगाधर राव को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से कमजोर पड़ने लगे। इस स्थिति में उन्होंने अपने चचेरे भाई वासुदेव राव नेवलकर के एक बच्चे आनंद राव को गोद ले लिया और उसे दामोदर राव नाम दे दिया। लेकिन उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक क्रूर नीति लागू कर दी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे आमतौर पर हड़प नीति कहा जाता है। इस नीति के तहत अगर किसी राज्य का राजा बिना सगे उत्तराधिकारी के मर जाता तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता। झांसी भी इस नीति का शिकार होने वाली थी। राजा गंगाधर राव की कोई सगी संतान नहीं थी, केवल गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव था। इस पर राजा गंगाधर राव ने झांसी को अंग्रेजों को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। उस समय
समय अंग्रेजों ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। 1853 में जब राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य अत्यधिक बिगड़ गया तो उनकी मृत्यु हो गई, और जैसे ही राजा का देहांत हुआ अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखा दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का पत्र भेज दिया। जरा सोचिए, एक 18 साल की लड़की जिसका अभी अभी पति चल बसा, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं, जिसके सिर से पति की छत्र छाया हट चुकी थी, और अब अंग्रेज झांसी छीनने के लिए खड़े थे। लेकिन कहते हैं न कि भगवान भी कठिन परीक्षा उन्हें ही देता है जो उसे सहने की ताकत रखते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आपके जीवन में दुख बहुत बड़ा है तो रानी लक्ष्मीबाई को याद कर लीजिएगा, जिन्होंने अपने पति खो दिए, संतान खो दी और अब झांसी भी खोने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तब अंग्रेजों ने कहा, झांसी का किला छोड़ दो, लेकिन लक्ष्मीबाई ने साफ ऐलान कर दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब रानी लक्ष्मीबाई 19 साल की उम्र में झांसी को संभालने लगी। उन्होंने न सिर्फ प्रशासन संभाला बल्कि खुद को युद्ध के लिए तैयार करने में जुट गईं। वे हर सुबह 3 बजे उठती, इसके बाद कुछ समय मेडिटेशन करती, फिर सुबह 8 बजे दरबार में पहुंचती, फिर अगले 3 घंटे में वे सैन्य तैयारियों की रिपोर्ट देखती, सैन्य अधिकारियों से चर्चा करती और ब्रिटिश नीतियों का विश्लेषण करती। दोपहर तक ये कार्य समाप्त होते, फिर वे झांसी की जरूरतमंद प्रजा से मिलती। वे दान में विश्वास रखती थी, इसलिए गरीबों और भिक्षुओं को दान देती, और दोपहर का भोजन करने के बाद फिर से वह 3 बजे कोर्ट में लौटती और न्यायिक मामलों, राजस्व और वित्तीय विभागों को देखती। शाम तक काम करती और फिर थोड़ा आराम करके वे इतिहास और युद्ध नीति की किताबें पढ़ने लगती। यह उनका उस समय का कठोर और अनुशासित जीवन था, और इसी अनुशासन ने उन्हें इतिहास की सबसे महान योद्धा बनाया। रानी लक्ष्मीबाई के इसी समर्पण और निष्ठा के कारण झांसी की जनता उन्हें अपनी माता समान मानने लगी। प्रजा ही उनका परिवार था, झांसी ही उनकी आत्मा थी। लेकिन 1854 का वर्ष झांसी के इतिहास में एक काला अध्याय लिखने जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेने का आदेश दे दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई, कोर्ट में अपील की, लेकिन लॉर्ड डलहौजी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी इस मामले में रानी के पक्ष में थे, परंतु सरकार के आगे उनकी कोई नहीं चली। उस रात झांसी का किला अंधेरे में डूबा था, लेकिन रानी के मन में एक भीषण तूफान उमड़ रहा था। वह अपने बेटे दामोदर राव को गोद में लिए खिड़की के पास खड़ी झांसी की विशाल दीवारों को देख रही थी। यह वही दीवारें थीं जो उनके शासनकाल में अजेय रहीं, लेकिन अब इन्हें उन्हें छोड़ना था। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। तभी पीछे से एक कठोर आवाज गूंजी, झांसी अब ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है, आपको इसे खाली करना होगा। रानी ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में अब नमी नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की आग जल रही थी। उन्होंने अपनी तलवार को अंतिम बार झांसी की मिट्टी पर रखा और ठहरते हुए बोली, आज मैं अपना किला छोड़ रही हूँ, पर याद रखना एक दिन मैं इसे वापस जरूर लूंगी। उस रात रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ झांसी के किले से निकल गईं। अब वह पास में एक छोटी सी हवेली में रहने लगी, लेकिन उनका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। अंग्रेजों ने उनके लिए केवल 5,000 रुपए मासिक पेंशन तय कर दी। यह पेंशन एक रानी के लिए नहीं बल्कि एक साधारण अंग्रेज नागरिक के लिए भी अपर्याप्त थी। और तो और उनके गहने तक जब्त कर लिए गए। जिस रानी ने अपना सब कुछ झांसी के लिए समर्पित कर दिया था, उसे अब एक सामान्य अंग्रेज नागरिक से भी नीचा का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह लगातार झांसी को वापस पाने का मार्ग खोज रही थी। तभी उन्होंने एक नाम सुना, जॉन लैंग। यहाँ मैं बता दूं कि जॉन लैंग एक ऑस्ट्रेलियाई वकील थे जिन्होंने पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुकदमे जीते थे। वह खुद भी ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों से घृणा करते थे। रानी ने तुरंत जॉन लैंग को अपने पास बुलाने का आदेश दिया। उनके स्वागत में 50 घुड़सवार भेजे गए। पालकी में एक छोटा सा बक्सा रखा गया जिसमें बर्फ के टुकड़ों के बीच विदेशी शराब और बियर रखी गई थी। जब जॉन लैंग ने यह देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि रानी लक्ष्मीबाई कोई साधारण महिला नहीं है। जब वे झांसी पहुंचे और रानी से मिले तो उन्होंने अपने किताब में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा कि उस समय रानी मध्यम कद की तगड़ी महिला थी। उनका चेहरा अत्यंत गोल और सुंदर था। उनकी त्वचा अत्यधिक गोरी थी। उन्होंने कोई गहने नहीं पहने थे, केवल कानों में छोटी छोटी बूंदों के आकार की बालियां थीं। लेकिन इस भव्यता और शालीनता के पीछे एक टूटी हुई रानी खड़ी थी। रानी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मेरी झांसी को वापस पाया जा सकता है? जॉन लैंग कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। रानी साहिबा, यह लड़ाई बेकार है। ब्रिटिश सरकार कभी आपको झांसी नहीं लौटाएगी। इतना कहकर वह वहां से चले गए। समय बीतता गया और ब्रिटिश सरकार ने रानी की पेंशन बढ़ाने की किसी भी मांग को अनसुना कर दिया। झांसी में धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे, परंतु वे इतने प्रभावी नहीं थे कि अंग्रेजी हुकूमत को हिला सकें। परंतु रानी लक्ष्मीबाई के भीतर अब विद्रोह की ज्वाला जल चुकी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि न्याय की गुहार से कुछ नहीं होने वाला। अब समय था उस वचन को निभाने का जो उन्होंने जाते जाते दिया था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1854 में झांसी की रानी के साथ जो अन्याय हुआ था, वही अन्याय
अन्याय नाना साहेब के साथ भी दोहराया जा रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय का भी कोई सगा संतान नहीं था, इसीलिए उन्होंने नाना साहेब को गोद लिया था। लेकिन अंग्रेजों ने नाना साहेब की पेंशन में भी हेर